जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सईद रज़ा गिलानी, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। आज हम इंशाल्लाह अपना सीआरपीसी के हवाले से सेकंड लेक्चर जो है उसको अपलोड करेंगे और इसमें लॉ ऑफ कस्टडी और लॉ ऑफ सपुर्ददारी के हवाले से हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। और इससे पहले जो हमने लेक्चर अपलोड किया था उसमें लॉ ऑफ अपील था और उसमें क्रिमिनल अपील के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। तो आज इंशाल्लाह हम अपने सेकंड लेक्चर में ही लॉ ऑफ सपुर्ददारी को समझने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर को बनाने का बेसिक मकसद ये है कि जब कभी भी आप अपना जो है केस सपुर्ददारी के हवाले से कोर्ट में कॉन्टेस्ट करें या उसको आर्ग्यू करें तो आपको रेलिवेंट लॉ का पता हो कि आप किस लॉ के तहत जो है अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं और किस लॉ के तहत आप उसको कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि कोर्ट में केस आर्ग्यू करते हुए आपको अपना लॉ के बेसिक इंग्रेडिएंट्स पता हों और उस इंग्रेडिएंट्स के हवाले से अपना केस जो है पॉइंट ऑफ लॉ और पॉइंट ऑफ फैक्ट कोर्ट के सामने पुट अप करेंगे तो कोर्ट उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेगी। और उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि कोर्ट जब आपका केस अंडरस्टैंड कर जाए तो उसमें आपको रिलीफ भी मिल जाए, आया कि केस जैसा मर्जी हो। ये भी मिथ होती है जी, इसमें सपुर्ददारी नहीं होनी, वो नहीं होना, ऐसे नहीं होना, ये केस बड़ा मुश्किल है। पर ये इन चीज़ों को आप छोड़ दें, आप सिर्फ लॉ को अंडरस्टैंड करें। बाकी जज ने जिस तरह से फ़ैसला करना है, जो कलम चलाना है, वो उसकी सवाबदीदा, ये परेशानी लेने का आपका काम नहीं है। आपने सिर्फ अपने लॉ को अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करने के बाद अपना केस बहुत अच्छे तरीके से लॉ के मुताबिक पुट अप करना है। तो बाकी जो रिलीफ कोर्ट देगी वो उसको आप उससे आपने परेशान नहीं होना। और मुझे ये उम्मीद है और मेरा बिलीफ भी है कि अगर आप अपना केस अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं लॉ के हवाले से और लॉ की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना केस पुट अप करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, तो जज जो है बहुत उससे इम्प्रेस होता है और ज़्यादा चांसेस आपको रिलीफ के ही होते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह जो रेलिवेंट लॉज हैं सपुर्ददारी के ऊपर 516A और 517 CRPC उसको डिस्कस करेंगे। 516A और 517 में बेसिक फ़र्क ये है कि 516A जो है जिसमें ट्रायल आपका पेंडिंग होता है, उस दौरान कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी रिलीज़ करने का ऑर्डर करती है। और 517 में जो ट्रायल जब आपका कंक्लूड हो जाता है तो कंक्लूजन के बाद कोर्ट जो है प्रॉपर्टी को रिलीज़ करती है, डिस्पोज ऑफ करती है, आइदर डिस्ट्रक्शन, आइदर कॉन्फिस्केशन और आइदर डिलीवरिंग इट टू अ पर्सन इंटाइटल्ड टू पोजेसन देयर ऑफ और अदरवाइज। सबसे पहले हम चलते हैं 516A में। अब जब मैं 516A आपके साथ डिस्कस करूंगा तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलवाऊंगा इसके दो इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो कि बहुत ज़रूरी हैं और आपने सिर्फ उनको अंडरस्टैंड करना है तो पूरा 516 आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। बाकी जो बेसिक कंसेप्ट होंगे प्रोवाइजो के अंदर आपने सिर्फ पढ़ने हैं तो आपको पता चल जाएगा प्रोवाइजो कहती क्या है। सबसे पहले सबसेक्शन 1 में जो दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं, वो ये हैं। उसमें दो प्रॉपर्टीज़ की बात करता है, दो प्रॉपर्टीज़ की बात करता है। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विच ऑफेंस अपेयर टू हैव बीन कमिटेड और विच हैव बीन यूज फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। दो प्रॉपर्टी की बात कर दी है उसने। अब जो पहली प्रॉपर्टी है उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मेरा मोबाइल है और ये मोबाइल जो है चोरी हो गया है। चोरी होने के बाद इसकी मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ये पुलिस को मोबाइल जो है रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो पुलिस इस मोबाइल को रिकवर करने के बाद मुझे इतला देगी। मुझे इतला देने के बाद मुझे जिस थाने से ये रिकवर हुआ है उसके इलाकाई मजिस्ट्रेट के पास जाके एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी 516A की, ठीक हो गया। उसमें मुझे बताना पड़ेगा जी ये प्रॉपर्टी वो है रिगार्डिंग विच ऑफेंस अपेयर टू हैव बीन कमिटेड। अब क्या ऑफेंस कमिट हुआ था इसके अगेंस्ट? ये चोरी का ऑफेंस कमिट हुआ था। ये मेरा मोबाइल चोरी हो गया था और इस मोबाइल का मालिक मैं हूँ और लिहाजा ये मोबाइल जो है मुझे कस्टडी पे सपुर्ददारी पे रिलीज़ करके मुझे दे दिया जाए। तो कोर्ट जो है इसके तहत ऑर्डर कर देगी क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी जो थी ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफेंस थी, ठीक है, क्योंकि इसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ था। ये मोबाइल मेरा चोरी हुआ था, ठीक हो गया। ये उम्मीद है आपको ये क्लियर जो उसकी पहली डेफिनेशन है प्रॉपर्टी की वो क्लियर होगी। और दूसरी बहुत ही सिंपल है, उसमें का यूज़ फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब देखें जी मर्डर होता है, मर्डर के दौरान जो वेपन यूज़ होता है आइदर वो गन यूज़ हुई है आइदर या नाइफ यूज़ हुई है, तो ये वो वेपन हैं वो यूज़ फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो ये भी जो है पुलिस की कस्टडी में चले जाएंगे तो इसके ऊपर भी फिर सपुर्ददारी आपको अप्लाई करनी पड़नी है। तो लिहाजा ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफेंस हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के अंदर नहीं आती हैं तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफेंस नहीं है। यानी कि फ़र्ज़ कर लें आप ये मोबाइल जो है ये मेरा मोबाइल था, चोरी हो गया था, पर जब मेरा मोबाइल जो कोर्ट ने मुझे जो मोबाइल उन्होंने रिकवर करवाया, जो कोर्ट में प्रोड्यूस किया और उसको ये जाहिर किया कि ये मेरा मोबाइल है, तो वो तो मेरा मोबाइल ही नहीं है, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफेंस ही नहीं है, तो कोर्ट मुझे इसकी कस्टडी नहीं देगी। और इसकी दूसरी एग्जांपल ये भी ले लें, फ़र्ज़ करें एक 302 का कोर्ट ऑर्डर्ड मर्डर हुआ है और मर्डर के बाद जो विक्टिम है, विक्टिम के साथ विक्टिम बाइक पे था और विक्टिम की बाइक जो है पुलिस ने उसको
अपनी कस्टडी में ले लिया। अब विक्टिम की जो बाइक है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफेंस नहीं है, ना तो वो यूज फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस हुई है और ना ही वो एनी प्रॉपर्टी है रिगार्डिंग विच ऑफेंस अपेयर टू हैव बीन कमिटेड, यानी कि वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी बाबत कोई जुर्म सरजद हुआ है, पर पुलिस ने फिर भी उसको अपनी कस्टडी में ले लिया है, लिहाजा वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफेंस नहीं है। और आप कोर्ट को कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफेंस भी नहीं है, क्योंकि इसके अगेंस्ट ना तो ये कमीशन ऑफ द ऑफेंस में यूज़ हुई है और ना ही रिगार्डिंग एनी ऑफेंस अपेयर टू हैव बीन कमिटेड, लिहाजा मेरी प्रॉपर्टी रिलीज़ की जाए। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था प्रॉपर्टी का, ठीक हो गया। तो इसको अपने जेहन में रखना है कि सेक्शन 516 के तहत जब आपने सपुर्दगी की एप्लीकेशन आर्ग्यू करनी है, आपने ये देखना है कि मेरी केस प्रॉपर्टी आया इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर फॉल करती है या नहीं करती है, तो उसके मुताबिक आप आर्ग्यू करेंगे तो आपका केस बेहतर तरीके से कोर्ट अंडरस्टैंड कर पाएगी। अच्छा जी, और दूसरी बात ये है कि इससे आगे चलते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जिस प्रॉपर्टी की आपने 516 की दरख्वास्त दी है उसका होना ज़रूरी है कि ये चीज़ का होना ज़रूरी है कि वो प्रॉपर्टी कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस हो गई हो, ठीक है। अब यानी कि वो कोर्ट के सामने प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हुई हो, पुलिस ने उस प्रॉपर्टी को रिकवर करा के कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया, जी फलाम बंदा इसका क्लेमेंट है, तो आप जाके उसमें दरख्वास्त दें, तो तब वो मेंटेनेबल होगी। इस प्रोड्यूस बिफोर एनी क्रिमिनल कोर्ट ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज एन थिंग फिट्स। कोर्ट फिर जो है अपनी स्वाबदिद, ये कोर्ट के पास इख्तियार है स्वाबदिद कि कोर्ट उसको डिस्पोज ऑफ करे या डिसमिस करे, ठीक हो गया। तो लिहाजा कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज इट थिंग फिट्स, पर वो जो उसने अपनी डिस्क्रिप्शन अपनी स्वाबदिद इस्तेमाल करनी है वो कोर्ट ने जुडिशियस माइंड अप्लाई करते हुए ही करनी है। For the proper custody of such property pending the conclusion of trial or inquiry, and if such property is subject to the speedy or natural decay, may after recording such evidence as think fit necessary order it to be sold otherwise disposed of। आखिरी दो लाइन में ये बात कर रहा है कि आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जो कोई पेरिशेबल नेचर की है, जिसकी एक्सपायरी डेट जो है बहुत करीब की है, जो कि जल्द एक्सपायर होने वाली, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको एविडेंस रिकॉर्ड करके उसको सोल्ड करने का ऑर्डर कर देगी। लेकिन जी ये 516 का बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका सबसेक्शन 1 में है, बाकी आगे प्रोवाइजो हैं, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के हवाले से हैं, ड्रग एक्ट के हवाले से हैं, और फिर आपके सैंपल के हवाले से हैं। उसको एक दफ़ा आप स्टडी कर लीजिएगा, वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो 516 का ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। अब 516 में एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो ये है कि जब भी आप अपनी सपुर्दगी की एप्लीकेशन को टेस्ट करें तो आप कोर्ट को इस चीज़ के ऊपर अपना पॉइंट रखें कि कोर्ट ने जो है, अगर उसके अंदर सबसे पहले कोर्ट ने देखना है कि इसके अंदर इंटाइटलमेंट ऑफ पोजेशन को देखना है, इंटाइटलमेंट ऑफ ऑनरशिप को नहीं देखना। सपुर्दगी के अंदर आपने कोर्ट को ये कहना है कि आपने जनाब इंटाइटलमेंट ऑफ पोजेशन देखनी है कि इसका लास्ट पोजेसर कौन था, बोनाफाइड पोजेसर कौन था, आपने इसकी ऑनरशिप नहीं देखनी। ऑनरशिप जो है वो सिविल कोड का काम है, सिविल कोड की दस्तरस है, सिविल कोड की एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है। अगर ऑनरशिप का राइवल आता है, कोई कहता है जी ये मेरी ऑनरशिप में आता है, दूसरा कहता है जी मेरी ऑनरशिप में आता है, तो ये मैटर जो है सिविल कोड डिटरमिन करेगी। अब जो ये कोर्ट है जो आपकी सपुर्दगी की एप्लीकेशन रिटेन कर रही है, एडजुडिकेट कर रही है, उसने सिर्फ आपको ये बताना है, उसने सिर्फ ये देखना है कि इसका लास्ट पोजेसर कौन था और इसका कोई राइवल क्लेमेंट तो नहीं है। जो लास्ट पोजेसर होगा वो इंटाइटल होगा और उसने उसको वो सपुर्दगी इसके हवाले उसके हक़ में रिलीज़ करनी है। यानी कि इंटाइटलमेंट ऑफ पोजेशन देखनी है, इंटाइटलमेंट ऑफ ऑनरशिप नहीं देखनी। ये दो लफ्ज़ों मैंने आपको पूरा कोड कर दिया, इंटाइटलमेंट ऑफ पोजेशन, इंटाइटलमेंट ऑफ ऑनरशिप नहीं देखनी। चलें जी, अब हम आते हैं 517 में। 516 हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें पेंडिंग ट्रायल के दरमियान आपकी प्रॉपर्टी रिलीज़ हो जाएगी और कोर्ट जो है उसकी एक आपसे श्योरिटी भी लेगी कि जब जब कोर्ट को ज़रूरत होगी अब कोर्ट में वो चीज़ अपनी जो केस प्रॉपर्टी उसको प्रोड्यूस करेंगे। अब 517 की तरफ आ जाते हैं। 517 में वो ये कहता है सबसे पहले कि जो है फाइनल डिसीजन ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो है डिस्पोज ऑफ होगी। डिस्पोज ऑफ किस तरह से होगी, कोर्ट इसको डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो, यानी कि कोई ड्रग हो या कोई क्या कहते हैं लिकोर हो जिसमें अल्कोहल वगैरह आती है, तो कोर्ट इसको क्या कर डिस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर भी कर देता है। फिर कोर्ट कोई ऐसी चीज़ हो जिसको कॉन्फिस्केट करना हो, कोर्ट उसको कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर भी कर सकता है कि उसको कब्जे में ले लिया जाए। फिर कोर्ट उसमें ये भी ऑर्डर कर सकता है कि जो उसका इंटाइटलमेंट है उसकी पोजेशन का, ठीक है, उसको डिलीवर कर दीजिए। ठीक है, ये वही बात करें जिससे मैंने आपको बताई थी कि इंटाइटलमेंट ऑफ पोजेशन देखनी है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो लास्ट ऑप्शन है कोर्ट इसको अदरवाइज भी कर सकते हैं।
ठीक है। और करना किसका है, प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हुई हो। अगर वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस ही नहीं हुई है तो उसकी आपकी दरख्वास्त की कोई आपकी एप्लीकेशन की कोई मेंटेनेबिलिटी नहीं है। और इन और फिर उसके बाद वो आपको प्रॉपर्टी बताता है वही। और इट इज़ इन कस्टडी ऑफ रिगार्डिंग विच ऑफेंस अपेयर टू हैव, और कस्टडी किस चीज़ की हो, रिगार्डिंग विच एनी ऑफेंस अपेयर टू हैव बीन कमिटेड और विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो लिहाजा अब इसके बाकी आगे सब सेक्शन 2, 3, 4 जो है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। एक दफ़ा उनको पढ़ लीजिएगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्पुर्दारी के अंदर जो बेसिक रेलिवेंट लॉज थे 516A और 517 वो मैंने आपको बता दी हैं। और बताने का मकसद सिर्फ यही है कि जब भी कभी आप कोर्ट में केस आर्ग्यू करें तो अपने लॉ के ऊपर ग्रिप रख के करें और लॉ के मुताबिक उसको आर्ग्यू करें। और रिलीफ की ज़िम्मेदारी आप जो है कोर्ट के कंधों पर डाल दें। जब आप अपना लॉ डिस्कस करेंगे, अपनी तमाम चीज़ें कोर्ट को बताएंगे तो उसका बर्डन फिर कोर्ट के ऊपर आ जाएगा कि जी ये रेलिवेंट लॉज के मुताबिक मेरे साथ डिस्कस किया गया, आर्ग्यू किया गया है, तो मैंने अब इसको लॉ के मुताबिक ही इसका फ़ैसला करना है। तो आपने इसी से परेशान नहीं होना कि मेरी केस डिसमिस होगी, एप्लीकेशन डिसमिस होगी या क्या होगा या इसका क्या बनेगा, या जो उसमें नो शेयर्स लोग होते हैं जी ये तो स्पुर्दारी हो नहीं सकती, ये तो आपका केस ऐसा है, ये प्रॉपर्टी पुलिस ने मर्डर सीन क्राइम सीन से पकड़ी है और ये तो इसका कोई बहुत ज़्यादा राइवल क्लेमेंट है, इसकी ओनरशिप किसी दूसरे बंदे की है। तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिर्फ अपना जो है क्या कहते हैं रेलिवेंट लॉ देखना है और उसके मुताबिक आपने कोर्ट में आर्ग्यू करना है। और जो मैंने आपको ऊपर चीज़ बताई थी इंटाइटलमेंट ऑफ पोजेशन, और जो उसमें क्या कहते हैं इंटाइटलमेंट पोजेशन के बाद दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ओनरशिप सिविल कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है, ये बेसिकली प्रेसिडेंट्स हैं जो कि स्टिल यही व्यू चल रहे हैं हर केस लॉ के अंदर, ये अभी तक सुपरसीड नहीं हुए हैं। तो लिहाजा प्रेसिडेंट भी लॉ ही है। तो इस हवाले से जो कोर्ट्स हैं उनका भी यही व्यू है कि हमने ओनरशिप जो है वो सिविल कोर्ट का मैटर है और हमने इंटाइटलमेंट ऑफ द पोजेशन देखनी है, ना कि इंटाइटलमेंट ऑफ ओनरशिप। मुझे उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको इंशाल्लाह समझ आया होगा। तो काइंडली फीडबैक दीजिएगा और ताकि हम मज़ीद मोटिवेट हो सके अपने फर्दर लेक्चर देने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया।